नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो परिस्थितियां उभर कर सामने आई थे उस पर चर्चा करूँ और उसी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसी परिस्थितियां उभर कर सामने आ गई कि कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करना पड़ा और इसी परिप्रेक्ष्य में इस बात की भी चर्चा होती है कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था। तो इसी मुद्दे पर आज मैं आप लोगों के सामने रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूं कि विभाजन अनिवार्य था और इस विभाजन के पीछे क्या कांग्रेस भी जिम्मेवार था या फिर केवल मुस्लिम लीग ही जिम्मेवार था। इन सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। तो भारत का विभाजन स्वतंत्रता के साथ हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि न केवल 1940 के दशक में उभर कर सामने आया बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही पड़ चुकी थी, क्योंकि जिस सांप्रदायिकता का जवाब विभाजन के साथ समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, उसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था और उसका बीज ब्रिटिश प्रभुसत्ता के द्वारा अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के संदर्भ में दिया गया। क्योंकि बढ़ते राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने के लिए 1906 ईस्वी में ढाका में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, न केवल मुस्लिमों के हितों की बात करने के लिए बल्कि उसी मुस्लिम लीग के द्वारा समय समय पर राष्ट्रवादी चेतना को तो मजबूत किया जा रहा था, लेकिन परिस्थितिजनक संदर्भों में चाहे वो कांग्रेस की तरफ से परिस्थिति तैयार किया गया हो या फिर मुस्लिम लीग की तरफ से परिस्थिति तैयार किया गया हो या फिर ब्रिटिश प्रभुसत्ता के द्वारा, इन तीनों पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि विभाजन अनिवार्य हो गया और कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। तो 1937 का जो प्रांतीय आम चुनाव हुआ था, उस 1934 के प्रांतीय आम चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से सफलता मिली और सफलता के परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस की जो स्थिति मजबूत हुई, बढ़ते राष्ट्रवाद के संदर्भ में मुस्लिम लीग उसी चुनाव में अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी विजय हासिल करने में असमर्थ रही, असफल रही। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश मुस्लिम लीग को और हवा देने के लिए परिस्थितिजनक संदर्भों में विभाजन को अनिवार्य करने की परिस्थितियां तैयार करते रहा। खैर, तो आज मैं फिर से उसी बात को लेकर आ रहा हूं कि कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकारा और क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था। तो इसी बात पर चर्चा कर रहा हूं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो को अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मैं वापस आता हूं। कांग्रेस ने इस प्रश्न को टाले ना जा सकने वाले दुखद विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित करने में असफल रहे। विभाजन से कांग्रेस के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के दो पक्ष उभर कर सामने आए और इस दिशा में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों को भी दो वर्गों में बांटकर हम लोग देखते हैं। और वह वर्ग है कि विभिन्न समूहों या वर्गों या समुदायों या फिर क्षेत्रों का एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण करना और दूसरा कि भारत के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। यद्यपि कांग्रेस अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने में सफल रही, वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीयों में चेतना जागृत करने और जन दबाव बनाने में सफल रहे, लेकिन वह सांप्रदायिकता के रूप में विभाजन या फिर राष्ट्र को एकीकरण नहीं कर सके। विशेष रूप से मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में कांग्रेस पूर्ण रूपेण विफल रही, क्योंकि परिस्थितियां जैसे जैसे बढ़ते रही स्थिति और गंभीर होते रही, खासकर मुस्लिमों के असंतोष के संदर्भ में। सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिकता और यानी सांप्रदायिक हिंसा एवं लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोक सकता था, क्योंकि
सत्ता का हस्तांतरण जो हो रहा था वो सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में ही हो रहा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना रहा था, डायरेक्ट एक्शन डे। हिंसा बढ़ रही थी क्योंकि कैबिनेट मिशन में भारत की स्वतंत्रता की बात की गई थी, पाकिस्तान निर्माण की बात नहीं कही गई थी, यानी भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक हिंसा काफी बढ़ गई थी और इसको मुस्लिम लीग अपने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में आगे बढ़ा रहा था। अंतरिम सरकार के कई मुद्दों पर असफल होने से भी पाकिस्तान के निर्माण की धारणा को और ज्यादा हवा मिलती रही और उसका निर्माण अब असंभावी रूप से दिखाई देने लगा। विभाजन की योजना में देशी रियासतों को स्वतंत्रता देने या अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया था। यह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इनके स्वतंत्र होने के, यानी कि देशी रियासतों के स्वतंत्र होने की दिशा में ये देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। यह एक प्रकार से राष्ट्र का बाल्कनीकरण कहा जा सकता है। विभाजन को स्वीकार करना ही मुस्लिम लीग की बरसों से चली आ रही उस अरियलवादी मांग का समाधान था, यानी ईगो। मुस्लिम लीग की जो ईगो थी कि मैं लेकर रहूंगा, लड़ कर रहूंगा और पाकिस्तान बना के रहूंगा, इस तरह के जो मिस्टर अली जिन्ना का जो स्टेटमेंट आ रहा था, लेकर रहेंगे, लड़ कर लेंगे, हम पाकिस्तान का निर्माण करके रहेंगे। तो इस तरह की जो मुस्लिम लीग के नेता मिस्टर अली जिन्ना के द्वारा जो अरियल रुख था, उस अरियल रुख का जो समाधान था विभाजन ही था, क्योंकि पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाना उसके लिए एक ईगो यानी एक अरियलवादी रुख था। इसके लिए मुस्लिम लीग शुरू से ही प्रयासरत थी। लीग की मांग चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी। इसको हम कई संदर्भों में देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 1942 की क्रिप्स मिशन के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। दूसरा कि 1944 ईस्वी में गांधी जिन्ना वार्ता हुई और गांधी जिन्ना वार्ता के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को स्वीकार कर लिया। तीसरा देखते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों की पृथक संविधान सभा गठित किए जाने की संभावना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अनिवार्य सामूहिकरण के प्रावधान को भी स्वीकार कर लिया, जो 1946 के दिसंबर महीने की बात हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के संबंध में आधिकारिक तौर पर घोषणा मार्च 1947 ईस्वी में कर दी गई। कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में यह जोर देकर कहा गया कि यदि देश का विभाजन किया गया तो पंजाब और बंगाल का भी विभाजन होना चाहिए। इस तरह की जो बातें उभर कर सामने आ रही थी, तो इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता था कि विभाजन अनिवार्य था और कांग्रेस के लिए वो मजबूरी बन गई थी। इसके अलावा 3 जून की जो योजना थी, उस 3 जून की योजना को कांग्रेस ने विभाजन के तौर पर स्वीकार कर लिया। चूंकि 3 जून की योजना में ही भारत विभाजन का रूपरेखा देखने को मिल रहा है, वैसी स्थिति में 3 जून की योजना के माध्यम से कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। संविधान सभा को स्वायत्त दिए जाने की दृढ़तापूर्वक मांग करने के साथ ही कांग्रेस ने अनिवार्य सामूहिकरण एवं विभाजन की मांग को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को तभी रोका जा सकता था। यदि विभाजन नहीं होता या विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं करता,
तो सांप्रदायिकता और कहीं अधिक गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती थी। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता को कम करने के लिए या सांप्रदायिकता की समस्या को समाधान करने के लिए विभाजन की मांग को स्वीकार करना मजबूरीवश हो गया। विभाजन के संबंध में कांग्रेस की सोच संतुलित नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे समय समय पर स्टेटमेंट या वक्तव्य भी इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट के माध्यम से विभाजन के संबंध में कई अदूरदर्शी विचारों को देखने को मिलता है। कांग्रेस विभाजन का बिल्कुल सटीक आकलन करने में भी असफल रहा। यह बात समय समय पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कि नेहरू जी ने कहा कि एक बार अंग्रेजों को भारत से चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी और संयुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट से दूसरे पक्ष जो मिस्टर अली जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग अपना अलग पाकिस्तान निर्माण की बात कर रहा था, उसको थोड़ा सा परेशानी महसूस हुई राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में। और इसी संदर्भ में नेहरू ने कह दिया कि यह जो विभाजन होगा वह विभाजन अस्थायी है। विभाजन शांतिपूर्ण होगा एक बार जब पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा, तो लीग के पास लड़ने के लिए क्या बचेगा। तो इस स्टेटमेंट्स के माध्यम से मुस्लिम लीग कांग्रेस के से और काफी खिन्न हो गए और प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग मजबूती के साथ अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर। हम देखते हैं कि जो 1940 का दशक है, उस 1940 के दशक में सांप्रदायिकता का जो रंग दिखता है वो 1920-30 के दशक का सांप्रदायिकता का रंग वैसा नहीं था। 1937 के चुनाव में भी उस तरह की सांप्रदायिकता का रंग नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1920 से 1930 के मध्य सांप्रदायिकता का जो स्वरूप था वो 1940 के दशक से अलग था। इस दशक में यह पूर्ण रूप से एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के लिए सिमट कर रह गया। मुस्लिम लीग का केवल और केवल एक ही मांग रहा कि अलग पाकिस्तान का निर्माण। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिकता के इस रूप और उसकी शक्ति का आकलन करने में असफल रहा। गांधी जी की इस संदर्भ में कई असमर्थताएं भी देखने को मिल रही है। गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में काफी असमर्थ दिखते हैं। इस समय गांधी जी स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश के लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके थे। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो असम का क्षेत्र हो। उन्होंने अत्यंत दुखी, यानी गांधी जी ने अत्यंत दुखी मन से विभाजन स्वीकार किया, क्योंकि लोग यही चाहते थे। इसलिए गांधी जी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। भला सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित एक आंदोलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वे दिल से विभाजन को स्वीकार न करें। कहने का मतलब है कि ऊपरी मन से, दुखी मन से ही विभाजन को स्वीकार कर ले। इसी में राष्ट्र की भलाई है और इसी में आम लोगों की भलाई होगी। तो इन सारे परिस्थितियों के संदर्भ में कांग्रेस ने भारत विभाजन की मांग को स्वीकार किया, दुखी मन से ही। क्योंकि गांधी जी बोल रहे हैं कि कम से कम आंतरिक दिल से नहीं, ऊपरी मन से ही कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि विभाजन की मांग को स्वीकार कर ले, दिल से विभाजन को स्वीकार ना करें। और वैसा ही हुआ। परिणाम स्वरूप आज 21वीं शताब्दी में भी हम लोग उस विभाजन की विभीषिका को देख रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान के पड़ोसी रहने के कारण हमारा उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र अभी भी सांप्रदायिक रंग में रंग जाता है, या यूं ले कि आज की जो स्थिति है, आज मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं कि पूर्व के क्षेत्र में बांग्लादेश की स्थिति। आज बांग्लादेश में जो सांप्रदायिकता का रंग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। आए दिन
कंटेम्परेरी घटनाओं के माध्यम से देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता का रंग पड़ोसी राज्यों के साथ देखने को मिल रहा है। भारत का जो पूर्वी राज्य है वो देखने को, खैर ये वर्तमान परिस्थितियों में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर ये एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर सामने आएगी, जिसको मैं समझता हूं कि आम जनता के हित में सार्थक प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। आगे, क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? इन प्रश्नों पर भी हम एक नजर दौड़ा लें। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? इस मुद्दे पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने विभिन्न अप्रोच के माध्यम से इस संबंध में अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। इस मुद्दे पर या इस मुद्दे की व्याख्या करते हुए विशेषकर भारतीय, पाकिस्तानी एवं अंग्रेज इतिहासकारों ने विभाजन को अपने अपने नजरिए से देखा। मैंने कई बार बताया, मैं अपने लाइव क्लास में बताता हूं कि आंखें वही होती है जो मस्तिष्क सोचता है। आंखों को अपनी नजर नहीं होती है। मस्तिष्क जिस तरह की बातें, मस्तिष्क में जिस तरह की भावनाएं या मस्तिष्क में जिस तरह की विचारधाराएं बैठ जाती है, उसी तरह के सामने की परिस्थितियां दिखाई देती है। चाहे वो भारतीय इतिहासकार हो तो भारतीय इतिहासकार भारत के चश्मे के नजर से देखेगा, पाकिस्तानी इतिहासकार पाकिस्तान के चश्मे के नज़र से देखेगा, और अंग्रेजी इतिहासकार अपने उपनिवेशवादी चश्मे के नज़र से देखेगा। तो तीनों का दृश्य अलग अलग दिखाई देगा, तीनों का पैमाना अलग अलग दिखाई देगा। इसी के संदर्भ में भारत विभाजन को अपने अपने अलग नज़रिए से देखने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि भारत विभाजन के जब सटीक व्याख्या करते हैं तो कोई एक विशेष धारणाएं एक मत नहीं मिलती हैं, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। भारतीय इतिहासकार विभाजन की यानी विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं। जीवन में भारतीय नेताओं के द्वारा उसमें कहा गया कि बहुत बड़ी भूल हुई थी। तो भारत के विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं भारतीय इतिहासकार, और इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति मानते हैं। इसे भारत के लिए यानी देश के लिए अपूरणीय क्षति, यानी कि इस क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, और आज भी हमें क्षति मिल रही है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार भारत के विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी फूट डालो राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक और पृथकता की नीति का चरमोत्कर्ष था। इन दोनों कारकों ने एक दूसरे के समानांतर रहते हुए कार्य किया, चाहे वो मुस्लिम लीग की पृथकतावादी नीति और दूसरा कांग्रेस ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिस तरह से सांप्रदायिक को बढ़ावा देते हुए भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने का प्रयास कर रहा था ब्रिटिश के द्वारा, उसी तरह से मुस्लिम लीग वैसी परिस्थितियों में अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अपने पृथक राष्ट्र के निर्माण करने के लिए दोनों पैरेलल रूप से कार्य कर रहा था। इस तरह से देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन की त्रासदी झेलने को विवश कर दिया है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे वो पाकिस्तान का क्षेत्र हो, भारत हो, और आधुनिक बांग्लादेश का क्षेत्र जो बन गया है, तो इन क्षेत्रों में भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन की त्रासदी काफी भयंकर हो गई थी। ये दोनों ही कारक अपने उदय के उपरांत और बाद के जो प्रभावी होते गए हिंसा, इसका अंतिम चरण विभाजन के रूप में ही उभर कर सामने आए। इन सारे कारकों के परिणाम स्वरूप इस बात को भी यह परिलक्षित रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस जो विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थी, वह भी इन कारकों को निष्प्रभावी नहीं बना पाया। यानी जिन जिन कारकों को ब्रिटिश ने तैयार किया, जिन कारकों को मुस्लिम लीग ने तैयार किया, उस कारकों को मुस्लिम लीग समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, और
उसने भी विभाजन को स्वीकार किया। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के लिए कांग्रेस की नीतियों और उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस संदर्भ में उन इतिहासकारों का कहना है कि यदि कांग्रेस द्वारा स्पष्ट और दूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाई गई होती और मुस्लिम भारतीय या मुस्लिम जन समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित कर लिया गया होता, तो ना ही सांप्रदायिकता का उदय होता, ना ही उस सांप्रदायिकता का विकास होता और ना ही देश के विभाजन को इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ती। तो इन इतिहासकारों का अपना एक अलग मत है, क्योंकि विशेष परिस्थितिजनक संदर्भों में कांग्रेस किसी परिस्थिति में चुप हो गया। जैसे मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं, उस संदर्भ में जब 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी और ब्रिटिश इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया था, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप बैठा। सांप्रदायिकता को बढ़ावा यहीं से मिला। कांग्रेस इस बात की आलोचना करती और किसी भी मंच से कांग्रेस ने इसकी आलोचना नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी इस बात पर कभी चर्चा नहीं की है, क्योंकि राष्ट्रवाद काफी मजबूती से बढ़ रहा था। लेकिन इस राष्ट्रवाद में जो विभाजन की जो बीज मार्लो मिंटो सुधार की तरफ से बोया गया था, हालांकि मांग मुस्लिम लीग की ही थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए, और इस मुस्लिम लीग के गठन में मिंटो फर्स्ट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और मिंटो फर्स्ट के संदर्भ में ही वहीं से उठकर खड़ा हुआ सांप्रदायिकता का बीज। लेकिन उस तरह से सांप्रदायिकता का रंग हमें 1940 तक मुस्लिम लीग के द्वारा भी नहीं देखने को मिला। हालांकि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर उसने मुक्ति दिवस मनाया, लेकिन वो सांप्रदायिकता का दौर नहीं दिखता है जिस तरह से 1940 के दशक में सांप्रदायिकता का बीज, सांप्रदायिकता का प्रभाव देखने को मिलता है और इसी परिप्रेक्ष्य में विभाजन अनिवार्य हो गया था। खैर, दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तानी इतिहासकार की जब बात करते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि एक पक्षीय व्याख्या किसी भी तथ्य का सही विश्लेषण नहीं होता है और इतिहास का सही विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता। नहीं तो एक इतिहास एक ऐसा विषय है या इतिहास का विश्लेषण यदि एक पक्षीय किया जाए तो समाज हिंसाग्रस्त हो सकता है। तो हम लोगों का व्यापक प्रयास रहता है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, हर तथ्य का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से उसको ये डिफाइन किया जाए। खैर, पाकिस्तानी इतिहासकार विभाजन को न्यायोचित और अनिवार्य मानते हैं। उन लोगों के अनुसार विभाजन ही मुसलमानों के हितों के संरक्षण एवं पोषण का एकमात्र उपाय था। यदि विभाजन नहीं होता तो मुसलमानों की अस्मिता और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में घुटकर रह जाते। ये ऐसा पाकिस्तानी इतिहासकारों का मानना था। जबकि एक और पक्ष, तीसरा पक्ष जो है वो अंग्रेजी इतिहासकार है और अंग्रेजी पदाधिकारी। तो विभाजन के संदर्भ में हम तीन पक्ष को देखते हैं। एक तो ब्रिटिश हो गया जो टॉप पर है, और बेस पर जो दोनों धारा है, एक मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये विभाजन के लिए तीनों जिम्मेवार है। तीनों परिस्थितिजनक संदर्भ में अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए विभाजन को स्वीकार किया। तो न केवल मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेवार है, न केवल कांग्रेस बल्कि ब्रिटिश भी कम जिम्मेवार नहीं है। तो अंग्रेजी इतिहासकारों और अंग्रेजी पदाधिकारियों के माध्यम से भी यह हम देखने का प्रयास करते हैं कि विभाजन किस तरह से अनिवार्य बनाया गया है। तो अंग्रेजी इतिहासकार एवं पदाधिकारी भी विभाजन के प्रश्न पर अलग अलग राय प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसे उचित और कुछ इसे अनुचित मानते हैं। चूंकि ब्रिटिश इतिहासकारों में भी दो धाराएं हैं। दो धारा, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का और दूसरा न्यू कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग विचार, समय दर समय परिप्रेक्ष्य में अलग अलग विचारधाराएं वहां उभर कर सामने। लेकिन भले ही इस प्रश्न पर इतिहासकारों की धारणाएं कुछ अलग हो, लेकिन इतना तय है कि विभाजन का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व
मोहम्मद अली जिन्ना पर था। मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रश्न को सुलझाने के बजाय दिन ब दिन इसे जटिल बनाते रहा। वे मुसलमानों को इस बात का एहसास कराने में सफल रहे कि वे एक पृथक समुदाय हैं तथा हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनके हित कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। परिणाम स्वरूप मुस्लिम समाज की उन्नति और सुदृढ़ता के लिए उनका अलग राष्ट्र में रहना जरूरी है, यानी मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र में रहना जरूरी बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने विभाजन की डोर को इस प्रकार थामा कि वह डोर से रस्सी बन गई थी और अंततः उसने मुस्लिम भावनाओं को इसी रस्सी के अंदर जकड़ कर रख दिया। वे दिनों दिन शक्तिशाली होते रहे और धीरे धीरे सफलतापूर्वक अपना मूल उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने यानी मिस्टर अली जिन्ना ने अंततः एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि विभाजन अनिवार्य हो गया और सांप्रदायिकता के समाधान की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई और देश का विभाजन अपरिहार्य हो गया। यद्यपि विभाजन के लिए मिस्टर अली जिन्ना और उसके कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी रहे थे, लेकिन यदि घटनाओं को संतुलित विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भूल दोनों पक्षों से हुई। इस कार्य में हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठनों ने भी कुछ कम गलत काम नहीं किया, या यूं कहे कुछ गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने भी इस माहौल को बिगाड़ने में भरपूर मदद दिया। समय समय पर हिंदू महासभा की ओर से भेदभावपूर्ण बयान दिए गए और स्थिति को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि वे ही कुछ संतुलित रुख अपना लेते तो शायद बात बन जाती, लेकिन सभी कारकों और परिस्थितियों ने मिलकर ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि देश को अंततः दो भागों में विभाजित होना पड़ा और उसे इस प्रक्रिया की अपूरणीय क्षति झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभाजन भारत के लिए अनिवार्य था। हालांकि उस समय सांप्रदायिकता के रंग को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए विभाजन को स्वीकार किया गया, लेकिन आज उस विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिकता है उससे कहीं अधिक विभीषिका अभी हमें दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उस समय सांप्रदायिकता के आधार पर यानी एक विशेष समुदाय मुस्लिम के नाम पर अलग पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसमें पूर्वी पाकिस्तान भी पाकिस्तान का अंग था जो आधुनिक बांग्लादेश है। और आज बांग्लादेश में भी फिर वही सांप्रदायिकता का रंग देखने को मिल रहा है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि विशेष वर्ग के द्वारा विशेष समुदायों पर या उसके नेताओं पर या उसके धार्मिक स्थलों पर जो है सो आघात पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं 1947 की जो भारत विभाजन हुआ था जिस सांप्रदायिकता के आधार पर, वो सांप्रदायिकता का दंश आज भी झेलने को मिल रहा है, आज भी देखने को मिल रहा है, आज भी 75-76 वर्षों के बाद भी देखने को मिल रहा है और ना जाने कब तक इस तरह की बातों को देखने को मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम लोगों की धारणाओं, नेताओं की वक्तव्यों की भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस परिवेश में भारतीय नेताओं हो या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं हो, सोच समझकर अपना वक्तव्य देना चाहिए ताकि कहीं किसी भी समुदाय का अहित ना हो, कहीं किसी समुदाय के धार्मिक स्थलों पर आघात ना पहुंचे, क्योंकि मानव धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज इस टॉपिक को रखा था कि कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकारा और क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था। चूंकि भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से तो मुक्ति हो गए ले लिया, लेकिन बाकी जो परिस्थिति आज हम लोग झेल रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, आम भारतीय लोगों, पाकिस्तान के लोगों या फिर बांग्लादेश के लोगों को ही झेलने को मिल रहा है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अच्छा लगने पर आप एक बार फिर से लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।